बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक RH फैक्टर इन ह्यूमन। कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A होता है, B होता है, A B O, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और इसकी जेनेटिक्स को डिस्कस किया था कि वो किस तरह से उसकी इनहेरिटेंस हो रही है। आज हम देखेंगे RH फैक्टर इन ह्यूमन। RH फैक्टर इन ह्यूमन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ना कि ब्लड ग्रुप किसी का होता है, ए नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो RH फैक्टर उसको बोलते हैं। वो किस बेस पे हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम लोग देखेंगे और इसकी इनहेरिटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। RH factor in human RH system most polymorphic of all human blood group systems comprised of more than 50 independent antigens. Okay, RH factor जो है वो बहुत पॉलीमॉर्फिक ऐसी डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट अलील्स इसको कंट्रोल कर रही होती है, मल्टीपल अलील्स कंट्रोल करती है इसको, और ऑलमोस्ट मोर देन 50 इंडिपेंडेंट एंटीजेंस इसकी होती हैं। और जिस तरह से हम लोग AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उसी तरह हम लोग RH फैक्टर भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। AB और ब्लड ग्रुप से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज करें कि एक जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है A पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। ठीक है, अब जब उनका जो ऑफस्प्रिंग है उसने सपोज करें कि मदर से इनहेरिट किया A ब्लड ग्रुप, बट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि उसने मदर से A ब्लड ग्रुप उसने इनहेरिट किया तो वो नेगेटिव भी मदर से इनहेरिट करे। सो ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। अगर एक चीज जो है, अगर सपोज करें कि ए जो है उसने मदर से इनहेरिट कर लिया है, तो जो उसका साइन है, मतलब जो RH फैक्टर है, वो अपने फादर से भी इनहेरिट कर सकता है, वो अपने मदर से भी इनहेरिट कर सकता है। सो हिस्ट्री में देखते हैं, द RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय के लैंडस्टाइनर इन 1940 अलोंग विद द AS विनर। अच्छा, 1940 में कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कि लैंडस्टाइनर ने और एएस फाइंडर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने मंकी का ब्लड लिया और रैबिट में इंजेक्ट किया। मंकी का नाम था मैकारेसिस। और उसमें उसने जब रैबिट में उसने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि उसमें कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। ठीक है, एंटीबॉडीज जब डेवलप हो रही है, उसने दोबारा से क्या किया, उसने वो रैबिट का ब्लड लिया जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी, और उसने वो ब्लड दोबारा से जो कुछ मंकीज लिए उनमें दोबारा से उसको मिक्स किया और उसका एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जो मंकी का ब्लड है उसमें एग्लूटिनेशन हो रही है, उसमें क्लम्पिंग हो रही है। अब उसने वही जो ब्लड है वो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया कि वो थोड़ा सा ब्लड उसने वो ह्यूमन से लिया और सैंपल लिया, और उसमें जो रैबिट्स वाला जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी वो ब्लड उसने ह्यूमन के ब्लड में मिक्स किया। तो उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 85% जो ह्यूमन बींग्स थे उनमें एग्लूटिनेशन हो रही थी और 15% में एग्लूटिनेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, सो उसने ये कंक्लूड किया कि जिसमें एग्लूटिनेशन हो रही है उसमें एंटीजेंस है, और जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रही उसमें एंटीजेंस नहीं। ठीक है, अब जो एंटीजेंस उसने ऑब्जर्व की थी मंकीज में और ह्यूमंस में, उसने उसको नाम दिया रेसिस। क्यों नाम दिया? क्योंकि वो मंकी का नाम था, मंकी से बेसिकली ये डिस्कवर हो गया ना चीज, तो उसने उसको रेसिस का नाम दिया और उसको हम लोग RH एंटीजन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो द एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन वाज कॉन्सिक्वेंटली कॉल्ड द रेसिस फैक्टर। ओके, जो एंटीजन जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ था उसको बोलते हैं रेसिस फैक्टर। रेसिस प्रोटीन आर एक्सप्रेस ओनली इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड देयर इमीडिएट प्रिकर्सर्स। रेसिस प्रोटीन क्या है? बेसिकली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ए एंटीजन है वो ए ब्लड ग्रुप बनाती है, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बनाती है। सो इसकी भी एंटीजन होती है। एंटीजन जो है वो
उस पे कहाँ पे होती है, रेड ब्लड सेल्स पे होती है या रेड ब्लड सेल के जो प्रिकर्सर होते हैं उस पे होती है। और एंटीजन प्रोटीन है, इसलिए उसने बोला है कि लीसिस प्रोटीन जो होती है वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होती है या उसके इमीडिएट प्रिकर्सर पे एक्सप्रेस होती है। इसकी जीन्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर या आर एच या आर एच, ये कैपिटल में है ये स्मॉल में है, इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या हम लोग डी कैपिटल डी और स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। Formation of Rh antigen is controlled by a dominant gene and its absence by a recipient gene. ओके जो RH एंटीजन है वो किस तरह से बनती है, वो डोमिनेंट जीन उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर डोमिनेंट जीन होगा तो RH एंटीजन बनेगी, बट अगर स्मॉल r होगा तो वो RH एंटीजन नहीं बनेगी। People having this antigen with genotype capital R or capital R small r were called RH positive, and those who blood is devoid of it genotype small r where R is negative. अच्छा, ये इस चीज में ये चीज डिस्कस की गई है कि जो आर है ना वो डोमिनेंट होगा। सो इस केस में ये देखो, चाहे वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, किसी भी जीनोटाइप में कैपिटल आर आ गया मीन्स कि वो डोमिनेंट है। इट मीन्स कि उसके अंदर आर एच एंटीजन होगी। अगर आर एच एंटीजन हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो आर एच पॉजिटिव है। बट अगर आर एच नेगेटिव है तो मीन्स कि उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है और उसकी जीनोटाइप को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। सो इसमें बताया गया कि जो 95% लोग हैं इंडिया में वो आर एच पॉजिटिव है। और आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि जो पॉजिटिव है वो डोमिनेंट है। सो अगर एक पेरेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो बेबी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट है। बट इन केस कि अगर फादर भी नेगेटिव है मदर भी नेगेटिव है फिर ही ऑफस्प्रिंग जो है वो नेगेटिव होगा। इस केस में देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट था। इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इस केस में जो है वो बेबी जो है वो नेगेटिव होगा। और जीनोटाइप भी इस तरह से बताई गई है कि अगर जीनोटाइप इस तरह से हो तो फिर आर एच फैक्टर जो है वो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं उसको। Current status क्या है? The RH system is the most complex genetic system and certain aspects of genetics nomenclature and antigenic interactions are unsettled. ये बहुत complex genetic system है, इसके कुछ जो nomenclature है और कुछ genetic antigenic जो interaction है वो अभी तक settled नहीं हुआ। but अभी currently हम लोग जो terms use करते हैं वो बोलते हैं डी पॉजिटिव या डी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि इसमें डी पॉजिटिव जब हम लोग बोलते हैं तो इट मीन्स कि एंटीजन प्रेजेंट है, और डी नेगेटिव जब हम लोग बोलते हैं तो इट मीन्स कि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। जो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव है वो ओल्ड टर्म्स है जो हम लोग पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं बट ये ओल्ड टर्म्स है। जो लेटेस्ट है वो डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। सबसे पहले जो डी एंटीजन को नाम दिया गया वो था आर एच ओ, अब ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अब इसकी जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। The first rhesus gene, the RHCE gene was discovered in 1990. 1990 में ये जीन एक बेसिकली इसको दो जीन्स कंट्रोल कर रही होती है। एक जीन होती है RHCE जीन और दूसरी जीन होती है RHD जीन। ये फर्स्ट वाली जीन 1990 में डिस्कवर हुई और 2 साल के बाद 1992 में ये सेकेंड जीन डिस्कवर हुई। These two genes controlling antigens expression are located on chromosome 1, so इसकी लोकेशन chromosome 1 पे होती है। The two rhesus proteins हम लोग क्यों बोल रहे हैं क्यों antigens हैं? The RHD and RHCE are very similar, differing in only 36 of the 417 amino acids which they each comprise. Okay, इस similar है but उसमें थोड़ा सा difference है, उसमें amino acid का sequence different है और 417 amino acids जो है उसमें difference आ रहा है, उसकी वजह से हम लोग उसमें थोड़ा सा उसको differ करते हैं। More than 170 alleles have been found on the RHD gene. The site has still not been explored fully. अच्छा, RHD gene पे almost 170 alleles अभी तक discover हुई है, but still अभी इसने और explore करने की इसको जरूरत है।
Depending on the phenotype and their molecular structure, these RHD alleles are classified as partial D, weak D और DEL. अच्छा, इसकी जो अलील है ना, जो इसको कंट्रोल कर रही है, जो RHD अलील है जो एंटीजन को कंट्रोल कर रही है, वो इस चीज पे भी क्लासिफाई करती है कि जो एंटीजन है वो स्ट्रॉन्गली एंटीजेनिक है या पार्शली एंटीजेनिक है या बहुत वीक है. सो उसको हम लोग उस तरह से कैटेगराइज करते हैं. The RH antigens are transmembrane proteins whose structure is very similar to the ion channels. इसका जो structure है transmembrane proteins होते हैं. Transmembrane protein क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो उसकी red blood cell की जो surface है उसके अंदर embedded होते हैं और उसका जो structure है वो ion channels से मिलता जुलता होता है और ये cation की transportation में जो है वो help out कर रहे होते हैं. So कि जो RBC की जो membrane की जो stability है वो maintain रहे. अभी तक दो जो सिस्टम्स है नोमेनक्लेचर के डेवलप किए गए हैं. फर्स्ट है वेनर थ्योरी. इसमें क्या है? अमेरिकन डॉक्टर अलेक्जेंडर वेनर. द वेनर थ्योरी postulates that two genes, one on each chromosome of the pairs, control the entire expression of RH system in one individual. ये दो जीन्स होती हैं जो कि RH सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं और RH जीन जो है वो उसकी मल्टीपल अलील्स होती हैं. वो RH लोकस पे होती है और उसकी मल्टीपल अलील्स होती हैं. अब जो दो जीन्स हैं वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं. अब उसने 8 मेजर अलील्स बताई कि 8 मेजर अलील्स उसने डिस्कस किया. उसने ये नाम दिया कैपिटल R0, कैपिटल R1, इस तरह से उसने जो है वो मेजर अलील्स बताए. ये एक थ्योरी पे वो उसने प्रेजेंट की थी और दूसरी जो थ्योरी थी वो थी फिशर रेस थ्योरी. CDE टर्मिनोलॉजी ये मोस्टली ये यूज की जाती है. इसमें क्या हुआ था कि 1940s में ये डिस्कवर की गई थी. और ये बहुत सिंपल थ्योरी है बट ये इस तरह हम लोग यूजफुल इसलिए है कि इससे इनहेरिटेंस का पता चल जाता है कि किस तरह से इनहेरिटेंस हो रही है. जो थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि RH inheritance is controlled by 3 closely linked loci on each chromosome of the homologous pair. अच्छा, 3 जो जीन्स हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. 3 होमोलोगस पेयर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो कौन कौन से पेयर्स होते हैं, कौन कौन सा सेट होता है अलील्स का, वो नीचे देखें. कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E स्मॉल e. ये 3 बेसिकली 3 क्लोजली लिंक्ड लोसाई होते हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं एंटीजेंस को. इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट जीन होती है कैपिटल D और स्मॉल d, इसलिए हम मोस्टली इसी को डिस्कस करते हैं. और जो स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल E और स्मॉल e है वो को डोमिनेंट होते हैं. इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि इसमें होते क्लोजली लिंक्ड है बट इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. सो अगर किसी में ये अभी यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है. अब अगर आपको ये चीज़ अगर MCQs में आती है कि कैपिटल D और कैपिटल D अगर आपको आ जाए कि ये अलील है तो ये RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, तो आपने कहना है कि RH पॉजिटिव होगी. अगर कैपिटल D किसी भी केस में आ जाता है तो आप बोलेंगे कि वो जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, पॉजिटिव है. बट अगर इन केस के स्मॉल डी आता है, होमोजाइगस कंडीशन में आता है, तो फिर आप बोलेंगे कि वो RH नेगेटिव है, मींस उसके अंदर एंटीजन जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है. अच्छा, इसके अलावा एक केस होता है जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं RH फैक्टर से. वो क्या होती है कि अगर वुमन जो है वो RH नेगेटिव है और उसकी किसी ऐसे बंदे से शादी हुई है जिसका जो उसको RH पॉजिटिव है, ठीक है. अब उसने कंसीव किया है और उसका जो बेबी है उसने इनहेरिट किया है जो RH पॉजिटिव अपने फादर से, ठीक है. इसमें क्या होगा कि इसमें RH इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगी तब तक जब तक उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है. बट अगर सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ. फर्स्ट में क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी,
अच्छा, जैसे देखो ना, मदर के अंदर जो है वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट बेबी के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस तरह का सिस्टम होता है कि जो फीटस का ब्लड है वो मदर की सर्कुलेशन में नहीं आता तब तक जब तक वो प्रेग्नेंट है। बट जैसे ही डिलीवरी होती है कुछ चांसेस होते हैं कि जो मदर और जो बेबी का ब्लड है वो इंटरमिंगल हो, वो मिक्स हो सकता है। जैसे ही वो मिक्स होगा तो जो मदर है बेसिकली उसमें तो आरएच जो वो नेगेटिव थी, तो उसको जब वो आरएच पॉजिटिव मिलेगा तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी, ठीक है, एंटीबॉडीज बना लेगी। अब वो एंटीबॉडीज मदर को हार्मफुल उसके लिए नहीं होंगी, बट जब वो लेटर ऑन सेकंड प्रेगनेंसी होगी और सेकंड प्रेगनेंसी में भी वो बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा कि जो मदर की जो एंटीबॉडीज है वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगी कि जो बच्चा है उसको उसके लिए तो न्यू होंगी ना जो बच्चे की एंटीबॉडीज हैं, जो बच्चे की एंटीजेंस हैं। सो वो जो मदर की एंटीबॉडीज हैं जो उसने अपने डेवलप की हुई थी, वो मदर की एंटीबॉडीज फीटस के अंदर ब्लड में जाएंगी और वो रिएक्ट करेंगी, और फिर उससे क्या होगा, हेमोलाइसिस होगी, और ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिस। इसको मैं आपके लिए एक दफा रीड भी कर लेती हूँ, मे भी थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई हो। इफ अ वुमन हु इज RH नेगेटिव एंड अ मदर हु इज RH पॉजिटिव conceive a baby, the child inherits the RH positive trait from the father। ठीक है, कि उसने RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव फादर था, और जो बच्चा है उसने RH पॉजिटिव अपने फादर से लिया। RH incompatibility unusually isn't a problem if it's the mother's first pregnancy, because unless there is some sort of abnormality, the fetus blood does not normally enter the mother's circulation system during the course of the pregnancy। अगर मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी फीटस का जो ब्लड है वो मदर के अंदर नहीं जा सकता। However, during delivery, the mother's and the baby's blood can intermingle. If this happens, the mother's body recognizes the RH protein as a foreign substance and can begin producing antibodies. Protein molecules in the immune system that recognize and later on to destroy foreign substance against the RH protein introduced into her blood। अच्छा, अगर इस तरह होता है तो जो मदर का जो बॉडी है वो उसके अंदर तो RH प्रोटीन पहले नहीं थी, सो जब उसको बेबी से RH प्रोटीन आएगी तो वो उसको लगेगा कि फॉरेन सब्सटेंस है, सो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बना लेगी, ठीक है। RH antibodies are harmless until the mother's second or later pregnancy। ये harmless है जब तक उसकी second pregnancy नहीं होती। If she is ever carrying another RH positive child, her RH antibodies will recognize the RH protein on the surface of the baby's blood cells as a foreign and pass into the baby's bloodstream and attack those cells। अच्छा, अब मदर जो थी अगर उसने दोबारा से उसका जो बच्चा उसने RH पॉजिटिव हुआ तो उसके अंदर मदर के अंदर तो RH एंटीबॉडीज बनी हुई है, सो RH प्रोटीन जो है वो बेबी के सेल में रिकॉग्नाइज करेगी और क्या करेगी कि बेबी के ब्लड स्ट्रीम में पास ऑन हो जाएगी, और फिर उसके जो सेल्स होंगे, बेबी के जो सेल्स होंगे उसको अटैक करेगी। इससे क्या होगा कि हीमोलाइसिस होगी, जो बेबी के नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोलाइसिस होगी। A baby's blood count can get dangerously low when this condition known as hemolytic disease of the newborn, erythroblastosis fetalis occurs। ठीक है, फिर ये जब कंडीशन होगी तो उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस बोलेंगे। अच्छा, एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो आपने देखनी है और आपको ये चीज़ जो है ना वो समरी है और ये आपको क्लियर हो जाएगी।